नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969752386089742386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। तो अब देखो भाई, इस आंसर को कैसे लिखोगे। तो इसमें आप लोग सबसे पहले तो ये बताओगे कि भाई आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो कि भाई 1980 से पहले वल्चर जो है वो बहुत ज्यादा थे, बट अब उनको सरवाइव करने में भी टाइम लग रहा है क्योंकि सरवाइव करने के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। और अभी भारत में 8 स्पीसीज है और 7 अफ्रीका में, और सारी की सारी एक्सटेंट होने वाली है, तो ये सरकार के लिए जरूरी है कि यहाँ पर कंजर्व करें। शुरुआत में मत लिख देना कि वल्चर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कौन से हैं। आपको शुरुआत में ये बताना है कि वल्चर जो है वो आज के समय में बहुत कम और डेंजर होते जा रहे हैं। तो आप पहले डेंजर के पॉइंट्स बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि वल्चर को कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर अब यूपी सरकार के बारे में बताएंगे कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो पहला कंजर्वेशन सेंटर बना रही है वल्चर्स के लिए, जटायु के लिए। इसी के लिए यहाँ पर भारी बैसा विलेज, फानेंद्र तहसील, गोरखपुर में जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया, जो कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी में बनाया गया है। जैसे पिंजोर कंजर्वेशन बनाया गया है हरियाणा में, सेम उसी प्रकार से वल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। तो वल्चर की कंजर्वेशन के लिए 125 वर्ड तो भारी शब्द है भी नहीं। आपको शुरुआत में तो पहले लिख देना कि भाई वल्चर को आज के समय में कमी हो रही है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन दे दोगे। इंट्रोडक्शन देते ही बता दोगे कि यूपी सरकार ने क्या किया है। फिर आप यहाँ पर इनिशिएटिव्स को बताओगे गवर्नमेंट के। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे बताओगे कि सरकार ने वल्चर की पॉपुलेशन के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव क्या लिया है। वो है एक्शन प्लान बनाया वल्चर की कंजर्वेशन के लिए, जो कि 2006 से चलता आ रहा है। और ये हमारी MOEFCC क्या चीज है ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि यहाँ पर DGCI के साथ मिलकर के वल्चर कंजर्वेशन के लिए प्लान्स ले रही है। रेस्टोरेंट बनाए गए हैं ताकि इनकी करेक्ट फीडिंग हो सके। ब्रीडिंग के लिए बहुत एफर्ट किए गए हैं, जो कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी साथ साथ कर रही है कि किस तरीके से यंग बर्ड्स को मेच्योर होने के लिए समय समय चाहिए होता है। और वल्चर की प्रोटेक्शन के लिए सेफ जोन, क्योंकि पता है क्या हो रहा है कि जो हम डाइक्लोफेनाक मेडिसिन लेते हैं उसका एक्सपोजर जब एनवायरनमेंट में होता है तो उससे सबसे ज्यादा वल्चर का डेथ होती है। जितने भी कैटल ओनर्स होते हैं वो जो अपनी कैटल की प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा वल्चर को नुकसान पहुंचता है। तो इसकी वजह से वल्चर आज के समय में सरवाइव करने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि भाई जो हमारे ये जो वल्चर्स होते हैं जटायु, ये स्कावेंजर्स के रूप में काम करते हैं। ये इकोलॉजी में जितना भी कॉपस होते हैं डेड एनिमल्स, जो कि मरे हुए जानवरों की जो मांस मच्छी हो गई या उनका जो एक मांस होता है उस पे फीड करते हैं, उसको खाते हैं। उससे क्या होता है कि जो ये कारकेसेस होते हैं, जो ये कॉपसेस होते हैं, ये जब एनवायरनमेंट में जाएंगे तो अब अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। पर असल में यहाँ पे क्या होता है, वल्चर्स जो है उसपे उसको खा करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छे स्कावेंजर्स के रूप में रोल प्ले करते हैं। इनका फूड चेन में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये डिट्रियस होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ डिसीज में मदद करते हैं। साथ ही साथ अम्ब्रेला स्पीशीज होते हैं क्योंकि ये डिकेइंग फ्लेश और एक डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसा नहीं कि वल्चर कंजर्वेशन में सिर्फ वल्चर कंजर्वेशन लिख देंगे, तब 125 वर्ड नहीं हो पाएंगे। आपको वल्चर की इंपॉर्टेंस भी लिखनी है कि भाई क्यों कंजर्व करना है। कंजर्व करने के लिए भी तो बताना पड़ेगा ना कि क्या है समस्या ऐसी कि हम क्यों चाहते हैं कि वल्चर को कंजर्व किया जाए। ठीक है, वो बताओगे और साथ में फिर बताओगे कि भाई वल्चर का कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो इंट्रोडक्शन में पहले आप वल्चर के बारे में बताओगे, फिर क्यों कंजर्व करना है वो भी बताओगे, और लास्ट में आते आते आप ये लिख दोगे कि भाई वल्चर्स जो होते हैं इनको कंजर्व करने के लिए हमारी जो सरकार है यूपी की और भारत की सरकार ने क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप इस आंसर को भी फ्रेम करके लिखोगे। वल्चर कंजर्वेशन और अलग अलग जगह पर सरकार ये कर रही है। असल में बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहां पे भी देखा गया है कि वहां पर भी सरकार के अच्छे खासे एफर्ट चल रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बाकी जगह पर है स्टेट की गवर्नमेंट वो भी काफी यहाँ पर, यूपी की सरकार भी इस पे ले रही है क्योंकि ये बन चुका है ना महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। आप लिख सकते हो कि वल्चर जो है वो IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड लिस्ट में आता है। ठीक है,
तो वल्चर की रीप्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया है। और आप ये भी लिख सकते हो 3 वल्चर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक चल रहा है वेस्ट बंगाल में, एक चल रहा है भोपाल में, और एक चल रहा है कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। 3-3 जगह चल रही हैं ऑलरेडी। ठीक है भाई। वल्चर की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है क्योंकि हम यहाँ पर डाइक्लोफिनेक की पॉइजनिंग जो है ना, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई। और अभी बिल्कुल हाल फिलहाल की मैं न्यूज बता रही हूँ आपको। बिल्कुल मतलब अभी मान लो ये 1 महीने पहले की न्यूज होगी कि भारत का वर्ल्ड का पहला एशिया किंग वल्चर को कंजर्व करने का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो यूपी में किया जाए। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि ये जटायु कंजर्वेशन ये आ गया है, इसका इनॉग्रेशन हो गया, जो कि 15 करोड़ में सरकार ने बना के इनॉग्रेट किया है यहाँ पर। और गोरखपुर में पूरी तरीके से किया, साथ में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने मिल करके इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। सबको हो जाएगा भाई ये सारी चीजें, लर्न हो जाएगा। चलिए अगला है भाई बड़ा ही फेमस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल कि यूपी का आपको क्या करना है। यूपी का पूरा फिजिकल रीजन और ज्योग्राफिकल फीचर्स बताने हैं भाबर और तेरई के। आप शुरुआत कैसे करेंगे? आप इस आंसर की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि भाई जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूपी का जो पूरा एरिया है वो इंडिया में चौथे लार्जेस्ट नंबर पे आता है, जिसमें से जो काफी हद तक हिस्सा है 3/4 का, वो किससे घिरा हुआ है यूपी का? यूपी का घिरा हुआ है गंगा के प्लेन से, गंगा से घिरा हुआ है। तो यूपी में 3 अलग अलग फिजियोग्राफिकल डिविजन्स आती हैं, बतानी है आपको यूपी के डिविजन्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहली है शिवालिक, तेराई रीजन, गंगा, और विंध्या और सदर्न प्लेट्यू। तो आप सबसे पहले एक एक करके एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि 125 वर्ड है, आराम से एक्सप्लेन हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं भाई एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले शिवालिक। शिवालिक क्या होते हैं? जिसको हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं, ये हमारे सदर्न फुटहिल्स ऑफ हिमालय होते हैं, हिमालय का सबसे आखिरी पोर्शन, लास्ट पोर्शन होता है। और इन्हीं के पास आपको भाबर मिलेगा। भाबर बिल्कुल इसी के पास मिलने वाली भाबर की बेल्ट है और तेरई की है। भाबर वो जगह है, आप एक्सप्लेन करोगे, जो कि नदर्न मोस्ट पार्ट यूपी में आता है, जो कि सहारनपुर से शुरू होते कुशीनगर तक जाता है। ठीक है। और ये वेस्ट तक जाते जाते और चौड़ा हो जाता है, और ईस्ट में जाते जाते और नैरो सा हो जाता है। जिसमें भाबर में होता ही क्या है, भाबर में जितनी भी हमारी ये रिवर्स है, जैसे कि गंगा नदी, राम गंगा, बहुत सारी जितनी जो ऐसी नदियां हैं, उनसे आने वाला सारा का सारा जो बालू पत्थर, पेबल्स एंड बोल्डर्स, वो कलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसे कहते हैं भाबर। आपने भाबर एक्सप्लेन करना है क्योंकि हमसे पूछ रहा है। ज्योग्राफिकल फीचर भी बताने हैं अपने को भाबर और तेरई की, तो भाबर और तेरई तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आप तेरई भी एक्सप्लेन करोगे। तेरई क्या होता है, पहले भावा एक्सप्लेन कर लो। सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खेरी, पीलीभीत, ये सब कुछ किसमें आता है? भाबर में। यहाँ पर जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं, दे गॉट डिसअपियर। वाई दे गॉट डिसअपियर? बिकॉज जो रिवर्स फ्लो करती आती हैं, वो जब अपने साथ जितना भी सेडिमेंटेशन इकट्ठा करके लेकर के आती हैं, वो सारी की सारी सेडिमेंटेशन जो होती है वो एक साथ डिपॉजिट हो जाती है। तो आप लिखोगे भाबर इज द सेडिमेंट डिपोजिशन। भाबर इज द टाइप ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन। ठीक है भाई। भाबर इज द सेडिमेंट डिपोजिशन ऑफ दैट एरिया वेयर यू विल फाइंड दैट, बिकॉज सेडिमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, पत्थर इतने ज्यादा होते हैं कि जितनी भी रिवर्स होती है वो उस एरिया में दिखती ही नहीं है। दे गॉट डिसअपियर। ऐसा नहीं कि वो रिवर गायब होगी वहां से, कुछ ऐसा होता नहीं है। आप इमेजिन करो अपने पास में मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप इमेजिन करो आपके हाथ में एक ट्रे है। ठीक है, ये बड़ी सी एक ट्रे है। इस ट्रे को मैं आधा बांट रही हूँ। इस ट्रे को मैंने आधा बांटा, और आधा बांट के इस एक साइड की ट्रे में मैंने बहुत सारे पत्थर रख दिए। अब एक साइड में बहुत सारे पत्थर ही पत्थर है। ठीक है। और आधी साइड ट्रे की खाली है। आपने पानी डालना शुरू किया इस ट्रे पर। तो ये जो पूरी आधा साइड होगा, क्या आपको यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा नजर आएगा? नहीं आएगा। जबकि जो दूसरी साइड जहाँ खाली पड़ा है वहां पे पानी दिखेगा, क्योंकि वो पानी बहता, क्योंकि पानी तो बहेगा ही ना, पानी का तो काम ही बहना है। तो पानी बहते बहते दूसरी साइड चला जाएगा, तो वहां पे हमको पानी दिखेगा। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि पत्थरों के बीच में पानी छुप गया। उस रीजन को कहते हैं हम भाबर, जो कि आपको सबसे ज्यादा भारत में यूपी के सहारनपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खेरी, पीलीभीत, वहां देखने को मिलेगा। जबकि जो तेरई होता है, तेरई का नाम क्या है? तेरई में क्या आ रहा है? तैरना। तैरना को कैसे? जब पानी नहीं होगा तो तैरोगे कैसे? तो तेरई में तैरोगे, मतलब कि सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बहरेच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, ये सब आती है तेरई में। ठीक है ना? इसे हम कहते हैं तेरई, जो कि बिल्कुल भाबर के साथ ही होता है।
समझे भाई सारी इस बात को? तो आप तेरई को एक्सप्लेन करो भाई। तेरई क्या होती है? तेरई एक तरीके की छोटी सी स्ट्रिप होती है जो भाबर के बिल्कुल एडजेसेंट होती है, साथ में होती है, एंड साउथ में होती है उसके साथ में। ईस्ट यूपी में ये नैरो हो जाती है, लेकिन हम जैसे जैसे वेस्ट में, सॉरी, ये वाइड हो जाती है ईस्ट यूपी में, लेकिन जैसे जैसे आप वेस्ट यूपी की तरफ जाएंगे ये नैरो होती जाएगी। ये देवरिया से लेके सहारनपुर तक जाता है। ये काफी मार्शी, क्योंकि पानी होता है ना, पानी और मिट्टी मिक्स हो जाएगी तो वो दलदलीय हो जाती है, मार्शी हो जाता है, और वहां पे फाइन सिल्ट सी बनने लगती है। एंड साथ ही साथ ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर, ये अंडरग्राउंड हो जाता है भाबर में। तो यहाँ पर जो जो स्ट्रीम्स यहाँ पे भाबर में अंडरग्राउंड हुई थी ना, वो यहाँ पे रीअपेयर हो जाती है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना वो ट्रे वाला, वो यहाँ पे काम आएगा। और यहाँ पे बहुत सी प्लांट्स स्पीसीज, साल के पेड़, सेमूल, हल्दू, तेंदू, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, सावन की ग्रास है यहाँ पर, जूट की खेती, शुगर केन, व्हीट, पैडी यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में ग्रो की जाती है। और जो गोरखपुर के आसपास का रीजन है उसे डंडवावा कहते हैं। तो एक ये रीजन भी याद रखिएगा। तो स्पेशली आपको तेरई और भाबर के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरी पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से डिवाइड करना है। तो पूरा शिवालिक, विंध्या, गैंगेटिक। अब आप गैंगेटिक प्लेन सेंटर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो गंगा नदी है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरती है। ये तो मेरे को हिसाब से सबको ही पता होगा, मेरे बताने का कोई फायदा तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है हर एक स्टूडेंट जो भी यहाँ पर यूपी का मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, वो हर एक स्टूडेंट यहाँ पे पता, उसको पता होगा कि ये जो गंगा रिवर है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है यूपी में। तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। आप शिवालिक का तो मैंने आपको लिखवा दिया, आप यहाँ पे गंगा को एक्सप्लेन करो। आप विंध्या को एक्सप्लेन करो कि यूपी के इलाके में जो विंध्या रीजन है वो कहाँ से कहाँ पर आता है। तो यूपी में विंध्या जो है ना, उसके बारे में आप बता सकते हो। विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखला का पूरा इलाका है वो आप बता सकते हो पूरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सिर्फ दक्षिणी भाग में आती है, सिर्फ और सिर्फ साउथ की एरिया में, तो वो आप बता सकते हो। उसके उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो कि ये जो पूरा एरिया है ये आ, मध्य से भारत के पूर्व और उत्तर की तरफ होते हुए मिर्जापुर में गंगा नदी तक जाती है। असल में ये अभी तो राजस्थान से शुरू हो जाती है, फिर मध्य प्रदेश तक भी जाती है, बट आप इसमें छोटा सा इसको एक्सप्लेन कर लोगे, उतना भी इसमें इनफ है। समझे भाई कि आपको इस टाइप का आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है? ये था आपका पूरा यूपी के बारे में सारे फीचर्स। तो ये आप इसके लिए अगर आप चाहें, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को मैप की जानकारी है, तो यू कैन ऑल्सो मेक अ मैप ऑफ गंगा रिवर, ऑफ दिस गंगा रिवर भी बना सकते हो, और यूपी का ज्योग्राफिकल मैप भी ड्रॉ कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि करना ही करना है, इट्स जस्ट योर चॉइस कि इफ यू नो एंड इफ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग इट, ठीक है, तो आप वो बना सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी मैं कह रही हूँ, बट ये होता है ना कि अगर आप मैप बना दोगे तो एक आंसर अट्रैक्टिव हो जाता है। मैप की बाउंड्रीज बना दो, थोड़ा थोड़ा बीच में बता दो, और बस एक ना एक होता है ना एक ओवरव्यू टाइप बता दो कि भाई यूपी ऐसा है, उसमें ऊपर की तरफ ये है, नीचे की तरफ विंध्यास आती है, बीच में गंगा रिवर है। तो आप एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो, सिर्फ एक ओवरव्यू। पूरा एक्सप्लेन करने को मैं नहीं कह रही कि भाई आप पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट बनाओ, इलाहाबाद बनाओ, उन्नाव बनाओ, सारे नहीं, वो नहीं बनाना आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं, उतना तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। बट शॉर्ट में बनाना वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ गए हैं सभी लोग इस चीज को? तो यहाँ तक अपना कंप्लीट करिएगा, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी 125 वर्ड्स में 8 नंबर के लिए है कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो क्या है। पहले तो ये बताना है कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। आगे ही अगली स्टेटमेंट कह रही है क्वेश्चन की कि ईस्ट यूपी के हिसाब से भाई इस स्कीम में क्या खास बात है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में कीवर्ड है स्मार्ट सिटी मिशन। तो अपने को पहले स्मार्ट सिटी मिशन एक्सप्लेन करना है क्या होता है, फिर अपने को बताना है कि ईस्ट यूपी अगर हम स्कीम के तहत चुना गया तो ऐसी क्या खास बात है। तो देखो भाई, स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन क्या होता है कि स्मार्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई हर जगह पे वाईफाई लगा दो स्मार्ट बोर्ड पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो स्मार्ट सिटी मिशन में ये मतलब है कि लोगों की लाइफ में कितना स्मार्टनेस आई, लोगों की लाइफ कितनी सुधरी, जैसे टेक्नोलॉजी वाइज, कैमरा वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, अगर लोगों की लाइफ सुधर रही है उसे हम कहते हैं स्मार्ट सिटीज का होना। तो यहाँ पर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, जिससे स्मार्ट आउटकम्स आ रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उस स्टेट का जीडीपी बढ़ रहा है, लोकल एरिया में पंचायत म्युनिसिपैलिटी बढ़ रही है, लोग वहां पे टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हैं और स्मार्टली उसका आउटकम्स आ रहे हैं, उसे कहते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, पहले आप ये बताएंगे। आप बाकी स्मार्ट सिटीज मिशन के
पॉजिटिव पॉइंट्स बताना चाहते हैं तो आप उसमें एक डायग्राम बना सकते हो, बीच में लिखोगे स्मार्ट सिटी, ऐसे करके 5-6 ऐसे बना दो। मैं ये नहीं कह रही डायग्राम बनाओ, यहाँ पे एक आदमी की बनाओ, यहाँ पे पैसों की बनाओ, लाइट की बनाओ, ना ना, ऐसे लिख दो बस। स्मार्ट सिटी, 21st century एजुकेशन, inclusive society, it is embracing the creativity, it is promoting entrepreneurship, productivity, local and global interconnectiveness, also it is promoting vocal for local. Then it is promoting the smart environment conditions like green building, green energy, green urban planning. Then it is promoting the smart government, supply and demand size policy, transparency, open data, ICT technologies, smart living like people are culturally vibrant and happy, safe and healthy, smart mobility like mixed modal access, clean and non-motorized options, integrated ICT. So you have to explain these things. ठीक है, स्मार्ट सिटी के ऑब्जेक्टिव्स, कि इफ एनी सिटी इज अ स्मार्ट सिटी देन ये वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करती है, तब जाके एक सिटी स्मार्ट सिटी बनती है, राइट। तो अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि भाई यूपी में ऐसा क्या, मतलब क्या फायदे। पहले आपने ये सब एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको यूपी के अकॉर्डिंग बताना है। तो एज दी अदर स्टेट्स ऑफ नेशन, यूपी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू बी डेवलप इट्स सिटीज एंड स्मार्ट सिटीज, करेक्ट बात है। स्पेशली यहाँ पर ईस्टर्न यूपी पे क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ईस्टर्न यूपी का एरिया जो है ना वो काफी ज्यादा बैकवर्ड है, लेकिन पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है इंप्रूव करने का। तो स्टेट जो है वो एरिया, एरिया के पॉपुलेशन, एरिया के मायने में, पॉपुलेशन में, डेंसिटी में, सब चीजों में टॉप करता है। वहां पे एरिया भी बहुत ज्यादा है, वहां पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा रहती है, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है, और प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे भी वहां पे कम एनरोल होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एक मेन ऑक्यूपेशन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर अर्बनाइजेशन कम है, ठीक है, शहरीकरण जिसे कहते हैं वो कम है। इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए रीजन बहुत अच्छा पोजीशन में आता है, इसलिए यहाँ पर बाकियों के कंपैरिजन में उतनी पेस नहीं आई जितनी बाकी कमर्शियलाइज्ड एरियाज में आ चुकी है। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर पीछे रह गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को डेवलपमेंट कराने के लिए ये एक मिशन लाया गया है जिसका नाम है स्मार्ट सिटीज मिशन। तो यही ऑब्जेक्टिव आपको एक्सप्लेन करते चलने हैं स्मार्ट सिटीज मिशन के, राइट। समझे सब लोग इस चीज को। तो स्मार्ट सिटीज को एक्सप्लेन कर दूं, ईस्ट यूपी के बारे में एक्सप्लेन कर दूं, और साथ साथ स्मार्ट सिटीज के ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। यूपी में लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, यहाँ पर करीब 10,000 करोड़ का यूपी की सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया है, और ये बोला है कि जून 2023 तक इनको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जब मैं ये लेक्चर आप तक प्रोवाइड कर रही हूँ तब भी जून ही चल रहा है, तो देख रहे हो कि बना दिया जाएगा, पर बनी नहीं है आज के टाइम पर भी, तो वो समय तो लगेगा उसके अंदर, ठीक है, पर डेडलाइन थी ये वाली, ठीक है। तो यूपी की आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर ये जो स्मार्ट सिटीज हैं वो 10 हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की ईयर आप याद कर लो, हो सके तो डेट भी याद कर लो। स्मार्ट सॉल्यूशंस लाने की है, और ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। मतलब पूरे इंडिया की बात करें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा है, यूपी अकेले की बात करें तो 10,000 करोड़ है, ठीक है। और स्मार्ट सिटीज के लिए जिनको चूज किया गया है उसमें तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटीज हैं, तमिलनाडु के पास 12 है, फिर यूपी आता है 10, ठीक है भाई। तो सरकार ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके संभालेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके देखेंगे, ठीक है भाई। तो एक तो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए कि कितनी कितनी लिस्ट है यहाँ पर, और इनको किसी को 2016 में, किसी को 2017 में चूज किया गया। और सबसे जो है स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में पहली एंटर होने वाली है सिटी, वो है लखनऊ, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट अगर टॉप की बात करें कि भाई स्मार्ट सिटी के रैंकिंग में टॉप पे और इसमें कौन रहता है, तो ज्यादातर इसमें टॉप पे और नीचे जो है वो वाराणसी रहता है। टॉप पे वाराणसी का आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को पूरे तरीके से याद करना है, सारा एक लिखने का तरीका आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आपका आंसर जो है पूरा वो चलेगा स्मार्ट सिटीज के ऊपर। 125 वर्ड इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 125 में क्या है, पहले इस बार आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आपने यूपी के बारे में बता दिया कि यूपी का एरिया क्या है, और फिर आपने स्मार्ट सिटीज के बेनिफिट, आप चाहें तो स्मार्ट सिटी के बेनिफिट पहले बता के ईस्ट यूपी का बाद में बता सकते हैं।
ठीक है। बाकी इसमें अपनी तरफ से आप और भी आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, वो सजेशंस हमेशा वेलकम रहेंगे। वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि आप इसमें क्या ऐड और कर सकते हो। ठीक है भाई। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवर्स माइग्रेशन, और इसका हमारी इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोशल ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश की, जैसे कोविड-19 के समय हुआ था। तो देखो भाई, इसको आप कैसे लिखोगे, आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पहला टॉपिक पुट अप किया जा रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन क्या होती है ना। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन क्या चीज होती है। रिवर्स माइग्रेशन जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है जब पहले तो देखो माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, उसे प्रवासी माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन जब वापस जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर्स बाहर गए हुए होते हैं अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरी जगह पर या अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में, वो अपनी नेटिव प्लेस पे वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पर लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया था तब आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। इस पूरे कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर एक मूवी भी बनी है, भीड़ करके, जो कि आई थिंक यूपी के ही एरिया के बारे में है, तो आप वो भी नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। उसने कोविड-19 के इम्पैक्ट्स को दिखाया है किस तरीके से हुआ था। सो कोविड-19 का पैंडेमिक की वजह से रिवर्स माइग्रेशन के इंसिडेंट्स बहुत सारे बढ़ गए थे और जॉब की अपॉर्चुनिटीज लोगों की बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। 12 लाख से ज्यादा माइग्रेंट ऐसे थे जो कि यूपी वापस आए थे जब लॉकडाउन लगाया गया था। और इस रिवर्स जो माइग्रेशन है उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ यूपी में बहुत जो है प्रेशर हुआ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि वापस आ गए सभी लोग और एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज बढ़ने लग गई, तो सिस्टम के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर आ गया। इसकी वजह से यहाँ पर सबसे पहला क्या काम करना था सरकार को? सबसे पहला काम लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना था और जितने भी कोरोना वायरस से जुड़े हुए चीजें हैं उनको सॉल्व करना था। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई ना, मतलब बेसिक हमारी दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें फेस करने को मिल गई, टैकल करने को हुई थी। तो यही प्रॉब्लम हुई थी और इससे हुआ क्या था, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आया था कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज थे वहां पर डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिला था, डेमोग्राफिक चेंज हुए थे। तो रूरल हाउस होल्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ फ्यू एक्स्ट्रा मेंबर्स होम के ऊपर अंदर। ठीक है, जैसे कुछ कुछ लोगों की एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी हो गई, उनका ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ, शेल्टर, खाना पीना, सब चीजों का। तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, आपको पता ही है। इतना तक बात हुई थी कि हमें जो है एक हेल्थ इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, पर लगी नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट ये नौबत आ गई थी। तो बहुत अनऑक्यूपाइड वर्कफोर्स देखने को मिला था जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी पूरी की पूरी उस समय प्रेशर में झेल रही थी। तो अगर कभी भी आपसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पूछे जाते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या देखने मिले ऑफ कोविड, क्योंकि ये तो देखो कई बार जो है वो पूछा जाता है कि यूपी में या किसी भी जगह पर उसके किस टाइप के आपको इकोनॉमिकली इम्पैक्ट देखने को मिले हैं, ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। सो इसमें तो आप लोगों को अपना एक आंसर प्रिपेयर करके रख लो, मैं तो यही कहूंगी। तो कोविड की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हुई वो तो देखो पढ़ के जाना पड़ेगा बहुत अच्छा। जीडीपी का जो क्रैश हुआ था वो सब आपको पता होना चाहिए। पैंडेमिक का इंडिया में क्या क्या एक एनालिसिस जो है ना, एनालिसिस, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया कि भाई ट्रेड एंड इंडस्ट्री काफी ज्यादा हो गई। सरकार ने देखो जो भी कोरोना की वजह से मृतक हुए थे उनको 50-50 हजार रुपए का यहाँ पर मुआवजा दिया था। हुए थे, मतलब करने की कोशिश करी थी, लेकिन वही इम्पैक्ट तो था ही ना उस समय काफी ज्यादा। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो है वो थोड़ी कम होने लग गई, लोग अपनी सेविंग्स पे ज्यादा आने लग गए। तो इम्पैक्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री पे आप लिखेंगे, बिजनेस एंड वर्क पे आप लिखेंगे कि बहुत ज्यादा देखने को मिला। और जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा उस समय डाउन हुई थी, सोसाइटी पे काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, टूरिज्म रुक गया था। टूरिज्म वर्कफोर्स में जो यूथ थे, वर्कर्स थे, इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, उनको सबसे ज्यादा रिस्क था इस चीज के ऊपर। तो रिस्क जो है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है रीजन में। तो यही आप लोगों को अपना एक्सप्लेन करते चलना है, और रिवर्स माइग्रेशन में आपने ज्यादा फोकस नहीं करना। बहुत छोटे से मैं एक्सप्लेन कर दूं रिवर्स माइग्रेशन होता क्या है, जो मैंने यहाँ पर आपको लिखी है ना, इसकी डेफिनेशन उतना भी बहुत है इसमें, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। रिवर्स माइग्रेशन आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करते चलना है। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू देयर नेटिव प्लेसेस। ठीक है, तो ये आप इसको एक्सप्लेन कर लो। और आप चाहो तो मैं ये कहूंगी कि आप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है उनकी एक डेफिनेशन को लर्न कर लो, मैं बोल रही हूँ उसको आप लिख लो।
ये डेफिनेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, इनको आप ब्रैकेट्स वगैरह में बना करके अपने आंसर में आप डाल सकते हो कि भाई ये एक ऐसी चीज है, तो आप उसमें ब्रैकेट ब्रैकेट डाल करके पूरा है एक्सप्लेन ऐसे अच्छे से, बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इससे ना अच्छे से मतलब एक लगता है कि इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि स्टूडेंट नो हाउ टू राइट आंसर्स, है ना। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट आप ये लिख सकते हो, लिखो मैं बोल रही हूँ। IMO defines migrant as any person who is moving or has moved across an international border or within a state from his or her habitual place of residence, right? आप अगर चाहे तो बहुत शॉर्ट में एक बार रिवर्स माइग्रेशन के इम्पैक्ट को भी लिख सकते हैं बहुत शॉर्ट में, जैसे कि क्या आप बताएंगे, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, राइट? challenge in the terms of administration, non availability of essential goods because extra burden आ जाता है ना स्टेट के ऊपर क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, एंड हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक रिकवरी। आप चाहो तो कभी इस पे क्वेश्चन बनता है इन केस अगर, तो आप इसमें एक शॉर्ट में इसको लिख सकते हो कि एक्चुअली में ये चीज क्या होती है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा ये वाला क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनजीओ के ऊपर कि भाई एनजीओ का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है स्पेशली कि अगर हम बात करें रूरल एरियाज जो है हमारे यूपी के, उनमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है एनजीओ का। तो पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक एनजीओ की डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर आप उसका इम्पैक्ट बताओ तो बढ़िया आंसर लग जाएगा। तो पहले क्या करेंगे भाई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनजीओ। तो एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में लिखेंगे क्या होती है एनजीओ। आप चाहो तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट परस्यू एक्टिविटीज टू रिलीव पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग्स, सफरिंग से छुटकारा पाने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट दे हैव अ लीगल स्टेटस, और उनका एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसके तहत वो यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी, काफी सारी यहाँ पर गवर्नमेंट्स आती है। ठीक है, तो आप पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एनजीओ की डेफिनेशन लिख दो जैसे कि आपको बताया है। सो उत्तर प्रदेश के जो भी एनजीओज हैं, ये दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट पीपल, दे हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन वेलफेयर एक्टिविटीज, राइट, वुमेन वेलफेयर ग्रुप, अपलिफ्टमेंट एंड बेटर ऑफ द चिल्ड्रन, वुमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, हेरिटेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट। तो ये बताएंगे आप। अब हर जगह पे एनजीओ बने हुए हैं, एक सिंगल तो है नहीं, एनजीओ तो बहुत सारी जगह बने हुए हैं। सो अब यहाँ पर आपको पहले एनजीओ की डेफिनेशन बतानी है, और आप कह लो कि आप ये एक लाइन लिख सकते हैं, एनजीओ एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में एक काम करता है। या मैं आपको एक आइडियाज दे रही हूँ कि ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लो इनको कि हाँ ऐसा है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखोगे कि उनका अपना फाइनेंशियल सिस्टम होता है तो काफी अच्छे से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, माइक्रो फाइनेंस, बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पे जो लोन्स गिविंग होता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना होता है, इंश्योरेंस देना होता है, अब तो एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत प्रमोट होती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, इन सब कामों में बहुत हद तक एनजीओ का काफी पॉजिटिव रोल होता है। इससे क्या होता है, जितने भी रूरल एरियाज है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट प्रमोट होती है। ठीक है, अब ये लिखोगे आप एक अपना एक्सप्लेन करते हुए कि ड्यू टू द फैक्ट दैट एनजीओज हैव देयर ओन फाइनेंस सिस्टम, क्योंकि एनजीओ का अपना खुद का अच्छा खासा फाइनेंशियल सिस्टम होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एनजीओ जो हमारे होते हैं वो बहुत अच्छा ग्राउंड लेवल पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप ये एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि एनजीओ जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं जब कभी नेचुरल डिजास्टर आते हैं, जैसे यूपी में कभी मान लीजिए कभी फ्लड की सिचुएशन आ गई तो उस समय। ठीक है भाई, तो आपने ऐसे करके अपना एक्सप्लेन करते चलना है।
नेचुरल डिजास्टर्स में विलेज और गवर्नमेंट के बीच में काफी अच्छा लिंक बनाते हैं। अब आप एग्जाम्पल दे दो यहाँ पर एनजीओ के, जो कि यूपी में काफी एक्टिव है, आप बता सकते हो। ये आपको बहुत जरूरी है एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल के बिना ये आंसर बिल्कुल अधूरा है, सही नहीं है। भारत नव निर्माण विकास समिति आगरा में, जिन्होंने फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया था। ह्यूमन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी आगरा की, जिन्होंने विमेन और ओल्ड एज की यहाँ पे डेवलपमेंट करी। आदर्श ग्रामीण सेवा संस्थान, जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया। विद्या ज्ञान शिक्षा समिति हथरस में, जिन्होंने एजुकेशन पे किया। तो ये आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं। आप मेरे साथ इसी को बिल्कुल लर्न कर दो, बिल्कुल इसी के साथ आज ही इसको प्रॉपरली इसको लर्न कर दो। ठीक है भाई। अब आपने कुछ इश्यूज भी बताने, क्योंकि देखो एनजीओ का जब आप टॉपिक बताओगे तो आपको इश्यूज भी साथ में एक्सप्लेन करने होंगे। तो कई बार क्या होता है, कॉर्पोरेट बना दिया जाता है, कई बार ऐसे ये फेक ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं एनजीओ के नाम पर, और फिर टैक्सेस आगे पे करने से बच जाते हैं। एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज भी कई जगह पे प्रमोट होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही हो। स्पॉन्सरशिप होती है, तो कुड़नकुलम जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में यहाँ पर एक्टिविटीज प्रमोट हुई थी। एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस कन्वर्जन करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स कह लो, ये नेगेटिव चीजें भी काफी ज्यादा फ्लरिश होती हैं एनजीओ के नाम पर। और साथ ही साथ मतलब ये आप लिख सकते हो अपने आंसर्स में। और फिर आप बताएंगे फाइनेंशियली भी थोड़ा इनको पब्लिक फंडिंग पे रिलाय करना पड़ता है। पब्लिक फंडिंग का मतलब है पब्लिक लोगों से ही। गवर्नेंस के कुछ इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज भी इनके काफी सारे हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पर्सनल इश्यूज हो गए, स्किल्ड लेबर की कमी होना, कोऑर्डिनेशन की कमी होना, रीजनल डिस्पैरिटी, डायनामिक नेचर होना। ठीक है, ये सब चीजें भी हमको देखने को मिलती है। तो ये आप एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे अगर आपसे कभी भी एनजीओ के इश्यूज के बारे में पूछा जाता है तो। राइट एवरीवन, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम योर आंसर। इस पूरे टॉपिक के लिए आपका जो आंसर फ्रेमिंग रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, एमएनसीज, एमएनसीज में किस प्रकार से, जब पैंडेमिक आया था तब सरकार ने अपने पूरे एरिया में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या स्टेप लिए। तो देखो भाई, पैंडेमिक और लॉकडाउन के समय जैसे कि आपको मैंने बताया कि कितने लाख लोग अपने घर वापस आए, रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला। इसकी वजह से 3 सालों में पिछले यूपी की सरकार ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली एंड सोशल डेवलपमेंट किया है। इसके लिए आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे उन्होंने क्या क्या चीजें की है। तो देखो भाई, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अंडरलाइन करना ताकि इंडस्ट्रीज को गैप फिलअप किया जा सके। इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाई है, इकोनॉमिक पैकेजेस बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया है। जैसे कि एग्जांपल ले तो यूपी डिफेंस कॉरिडोर, जेवर एयरपोर्ट नोएडा वाला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सब बनाए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ के पैरामीटर्स को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया गया। तो आपने यही एक्सप्लेन करना, ठीक है। आपको जैसे एक जर्मन फुटवेयर ने आगरा में फर्म बनाने का सोचा, एमएसएमई यूनिट्स बनाने की सोची गई। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप लिए गए। तो बहुत मुश्किल नहीं है इस पूरे को एक्सप्लेन करना। आपको सिंपल वे में ये चार्ट वार्ट एक्सप्लेन नहीं करना है, ये सिर्फ आपकी मैं रेफरेंस के लिए आपको समझाऊंगी अभी। आपको अपने हिसाब से अपना आंसर प्रिपेयर करना है कि भाई स्टेट के इंडिकेटर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा यूपी की और इंडिया की किस तरीके से इंप्रूव हो रही है, वर्कर कितने कितने एम्प्लॉयड है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो बताना है यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग में कितने हैं, इसमें कितने। ठीक है, तो इसका आपको कोई ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर। ठीक है, मतलब इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। इट्स जस्ट आपको सिर्फ एक शॉर्ट में इस पूरे को एक्सप्लेन करते हुए चलना है कि भाई ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सीधा सीधा इससे कभी ना कभी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो इसको आप एक इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या एमएनसीज के लिए स्टेप रहे हैं। इट इज ओनली बेस्ड अपॉन दी एमएनसीज टॉपिक। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं है, सीधा एमएनसी के टॉपिक पे ही है ये। ठीक है भाई, 125 वर्ड थे, उसमें कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर। वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा आंसर हो सकता है। तो ये वाला आंसर मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि 200 वर्ड, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो 200 वर्ड पे ही है। इससे कम में बनता भी नहीं, इससे कम में लिखेंगे कैसे। क्योंकि क्या होता है ना कि अपने पास नॉलेज बहुत है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है।
बहुत है, पर उस नॉलेज को शॉर्ट में कैसे लिखना है वही तो सिखाया जा रहा है आपको यहाँ पर वीडियो में। जो इतनी बड़ी जो आपको नॉलेज है चीजों की, उसको शॉर्ट में लिखना है ना, आपको लिखना तो 200 वर्ड में ही है, या 125 वर्ड में है। तो किस प्रकार से आप उसको 200 वर्ड 125 वर्ड में लिख सकते हैं, वही हम यहाँ पे सीख रहे हैं। वही मैं आपको यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता रही हूँ कि उन्हीं पॉइंट्स को फोकस करो, आंसर बढ़िया बना लो। तो आपको यहाँ पर जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स बतानी है कि एससी और एसटी से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या क्या स्कीम्स दी है। तो आपको शुरुआत में स्कीम्स नहीं है, पहले तो आपको ये बताना है कि आपके हिसाब से एससी और एसटी का कितना डेटा है, मतलब आपको सेंसस का हिसाब से पूरा डेटा बताना होगा। और ये डेटा हमेशा रिलायबल होना चाहिए, ये रिलायबल डेटा के सोर्सेज पे ही बेस होना चाहिए, ऐसे ही किसी पे नहीं। ये एक रिलायबल डेटा होना चाहिए। तो वो रिलायबल डेटा है 2001 का सेंसस या 2011 का सेंसस। तो एज पर द डेटा, एसटी जो है वो 0.1% है पॉपुलेशन में, जैसे कि बुक्सा ट्राइब, थारू, भोटिया अच्छे खासे अमाउंट में है, राजी, जौनसारी। लेकिन एससी पॉपुलेशन मोर देन 20% है, समझ रहे हैं? तो एससी ज्यादा है, और साथ ही साथ नंबर एसटी का कम है, तो उनकी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए सरकार ने, कीपिंग दिस इन माइंड, स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। यह ऐसे आंसर स्टार्ट करना है। लिखने का तरीका समझ रहे हो कि पहले ऐसे आपको बताना है, फिर आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने स्पेशली वेलफेयर के लिए क्या चीज की है। हर स्टेट गवर्नमेंट करती है जहां पे एससी एसटी पॉपुलेशन है, तो सेम उसी तरीके से हर स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे भी बताना होगा कि भाई कौन कौन से यहाँ पर ऐसी क्या क्या चीजें हो रही है। तो सबसे पहले है इसके अंदर यहाँ पर कौन सी है सबसे पहली स्कीम, सीएम की अप्रेंटिसशिप स्कीम, जिसमें एससी एसटी यंग पॉपुलेशन को 2500 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो पहली स्कीम ये आ गई। ठीक है, मतलब आपको स्कीम को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको स्कीम को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते नहीं चलना, बिल्कुल आराम आराम से एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में बिल्कुल। जैसे फिर युवा हब स्कीम हो गई, जो कि एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड यूथ के लिए लेकर के आती है। कौशल सतरंग स्कीम, जिसमें यूथ पॉपुलेशन को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, गर्ल्स और वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए। और इनके ईयर अगर पता हो तो लिखना, वरना जरूरी नहीं है कि आप हर एक का ईयर यहाँ पर पूरा मेंशन कर रही हो, बिल्कुल ऐसा जरूरी। भाग्य लक्ष्मी योजना, नवीन रोजगार योजना, आरोग्य मित्र योजना, जिसमें हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ा हुआ हो गया। तो ये आपको एक्सप्लेन करते चलना है कि भाई ये स्कीम इन पर्टिकुलर सेक्टर के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है भाई, अब इसमें आप ये भी पढ़ के जाओ। और मैं आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम्स बता रही हूँ, जैसे कि वन धन। वन में क्या होता है, यहाँ पर जितने भी ट्राइबल पीपल है उनको यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का दिया जाएगा, ताकि फॉरेस्ट से जुड़े हुए वो कुछ ना किसी चीज में आगे बढ़ सके। ठीक है, वन धन विकास केंद्र, विकास के लिए केंद्र खोले जाएंगे। एमएसपी के तहत यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इंडिजिनियस कम्युनिटी को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। फिर है यंग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या चीज है, ट्राइफेड जो है, जो कि एसटी कम्युनिटी के लिए काफी बड़े तरीके से काम करती है। वैसे तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी काम करते हैं आर्टिकल 338 और 338A के तहत, लेकिन फिर भी ट्राइफेड एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जैसे कि आदि महोत्सव को ऑर्गेनाइज करना, जिसमें यंग सेल्समैन और वुमेन को यहाँ पर लिया जाएगा, ताकि वो ट्राइबल गुड्स को डोर टू डोर जाके हर एक के घर में सेल कर सके। ऐसी ट्राई फूड है जगदालपुर, छत्तीसगढ़, रायगढ़, इन एरियाज में यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। ये जगदालपुर, ये वही छत्तीसगढ़ का इलाका है जहाँ पर वो है ना, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर रिवर के पास में यही बना हुआ है। फिर ट्राइफेड का सीएसआर प्रोग्राम, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब, सीएसआर फंड फॉर ट्राइबल वेलफेयर, ये सब स्टार्ट किया गया। ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है एससी एसटी के लिए। अभी हाल फिलहाल में हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने हर स्टार्ट करके प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ताकि जितनी भी हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं एसटी कम्युनिटी की, विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसटी वालों को यहाँ पर हम जो है एक मौका दें, आगे बढ़ने का एक आने में मौका दें। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं ये मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप इसको लिखते जाइए और आपको उसको लर्न करना है। ठीक है, जिनको सिकल सेल की इलनेस है तो उनको यहाँ पर स्वास्थ्य पोर्टल पे रजिस्टर करवाना होगा। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल के 2023 के बजट में इसको लाया गया है। तो एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल जो है, जिसमें ट्राइबल पीपल को एजुकेट किया जाएगा, है ना। ऐसे ही एक पीएम श्री स्कूल बनाए गए हैं, अभी के बजट में इनको बोला गया है। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल जो कि एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए 40,000 से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर फायदा होगा। और सॉरी 38,800 जो है यहाँ पर वो टीचर्स को रिक्रूट किया गया है। और 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। तो काफी अच्छे प्लान बनाए गए हैं सरकार द्वारा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी तो एग्जिस्ट करती है सारी ग्रीवेंसेस के लिए, तो वो भी बनाई गई है। समझ रहे हैं सभी लोग, इस प्रकार से आपने अपने इस आंसर को फ्रेम करते हुए चलना है। तरीका समझ में आ गया सबको लिखने का। कंटेंट मेरी जिम्मेदारी है आपको प्रोवाइड करना, समझाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन लिखने प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे।
ये मत सोचेगा कि भाई मैम लिखवा दी, लिखवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं ये ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। ठीक है, अब लाइव होता, डाउट फीडबैक होते तो भाई वो अलग बात थी, तब मैं वहां फीडबैक भी दे सकती थी आपको। अगर आपको लगे कि भाई ऐसा जरूरत है आप लोगों की तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ज्यादा डिमांड होगी तो उसको भी लेके आया जाएगा कि इसमें आपको मैं प्रॉपरली फीडबैक दूं और लिखवाऊं सारी चीजें। अगर आपको लगता है जरूरी है तो आप बिल्कुल बताइए यहाँ पर। ठीक है, तो ज्ञान सर द्वारा स्टार्ट किया जाएगा ये, मतलब इनिशिएटिव तो ऑलरेडी चल रहा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं सर के साथ। ठीक है, आप अपने जितना भी फीडबैक लेना है, लिखने का तरीका है, वो सब वहां से आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये है आपकी वेलफेयर स्कीम, समझ गए? पहले आपने एससी एसटी का डेटा लिख दिया, फिर आपने स्कीम्स के बारे में समझा दिया, क्योंकि सिंपल पूछ रहा है इवैल्यूएट क्या है, सीधा आपको बताना है। कोई बड़ी चीज नहीं है, 200 नंबर में सारा इवैल्यूएट कर दो, क्या हुआ इनसे फायदा, सारी स्कीम्स के बारे में लिख दो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, यूपी की सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बताना है और इकोनॉमी में इनका क्या इम्पैक्ट है वो समझाना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री केवल यूपी में नहीं, हर जगह पर है, लेकिन हमसे यूपी पूछ रहा है तो हमें यूपी की स्पेसिफिक आंसर देना है। तो आप लिखेंगे, यूपी इज अ होम टू ह्यूज रेंज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज सम हिडन ट्रेजर। स्मॉल स्केल के लिए कहीं पर मिनरल ज्यादा है, कहीं पे लेदर का काम ज्यादा है, तो हर जगह पे है। And most of the districts have achieved proficiency in manufacturing that particular product। बिल्कुल सही बात है, आप एग्जाम्पल दो इसके अंदर, यूपी में एक्सप्लेन करो। जैसे बरेली, आगरा, मिर्जापुर में कारपेट की कंस्ट्रक्शन होती है। फ्लोर का जो है क्लोथ वो आगरा वाराणसी में होता है। बिस्कुट की इंडस्ट्री आगरा, मोदीनगर, अलीगढ़ में है। परफ्यूम और फ्रेग्रेंस ऑयल के लिए कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर में है। आगरा में सबसे ज्यादा क्ले की टॉयज बनते हैं। मैच बॉक्स की इंडस्ट्री माचिस के लिए जो है बरेली, इलाहाबाद, सहारनपुर में खूब है यहाँ पर इंडस्ट्रीज। हाथरस और सहारनपुर में। फिर कानपुर और झांसी में मेडिसिन के लिए सेरामिक के जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, वो इलाहाबाद और खुर्जा में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के आपके पहले एग्जाम्पल होने चाहिए। ठीक है, आपने पहले इंट्रो दे दिया, फिर आपने एग्जाम्पल दे दी। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसमें आना है कि एक्सप्लेन करो इंडस्ट्रीज को और उनका इकोनॉमी में रोल, मतलब कि आपको इसमें इनकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस में वही आप बताएंगे। देखो, ये वाला क्वेश्चन नॉट ओनली यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछेगा ना, तब भी ये आंसर लिखना है। क्यों? क्योंकि यूपी इंडिया का ही तो पार्ट है, तो उसमें जो चीजें आप लिख रहे हो वो सेम ही रहेंगी। तो it provide a push to the economy by generating a range of employment opportunities for the people of that state। उस स्टेट के सारे पीपल के लिए अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करके लोगों को प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही चीज है ये, है ना? और उसके साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत लेस कैपिटल चाहिए होती है, तो हर एक के लिए एस्टैब्लिश करना, रन करना इजी हो जाता है। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन्स एंड इंसेंटिव्स इन दिस कैपेसिटी। इंसेंटिव बहुत अच्छे प्रोवाइड करती है। फिनिश्ड गुड्स होते हैं तो यहाँ पर लोकल इकोनॉमी में प्रमोट होता है। लाइट रेंज ऑफ स्किल से भी आपको जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड या पार्शली स्किल्ड होती है लेबर, वो भी अपनी डेली वेजेस को अर्न कर सकती है। तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, वैसे इंडिया में केवीआईसी बनाया गया है, एमएसएमई बनाया गया है मिनिस्ट्री, जो कि सारी चीजों को यहाँ पर सेटल डाउन करती है, सारी चीजों के लिए अलग से पूरा एक देखती है। तो आप यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दे करके, आपकी इच्छा है या तो आप ऐसे ही लिख दो आंसर जैसे है, मतलब मेरा और सजेशन क्या है, आप लिखो इंपॉर्टेंस, या फिर आप रोल लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में रोल पूछ रहा है ना। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सर्कल कर दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बना, 6 का फ्लो चार्ट बना दो, बढ़िया मस्त आंसर हो जाएगा एकदम, तब मजा आ जाएगा एग्जामिनर को देख के। ठीक है, तो 6 कर दो, और हर आंसर में मत बनाना फ्लो चार्ट, वरना लगता है कि ज्यादा गैप भरने की कोशिश की जा रही है। हर आंसर में नहीं करना, कुछ कुछ आंसर में जहां आपको लगे हाँ यार ये तो यहाँ पे तो जरूरत है एक्चुअली, यहाँ लिखेंगे तो अपना आंसर अच्छा बनेगा, तो उन जगह पे आप जरूर बनाओ, बिल्कुल बनाओ, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर आप इसके फायदे लिखना शुरू करो, कॉटेज इंडस्ट्री के फायदे लिखना शुरू करो कि हमारे डीपीएसपी का भी पार्ट है ना। कंपैरिजन कंपैरिजन किसी का नहीं लिखना, सीधा बस आपको लिखना है कि इनके फाइनेंशियल मेजर्स बहुत इजी होते हैं, और प्रॉब्लम्स नहीं लिखनी, सीधा आपको बस रोल लिखना है। तो इंपॉर्टेंस के रूप में, मतलब जो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का अच्छा यूज हो जाता है, स्किल्स जो होती है ना। फिर आप लिख सकते हैं लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और रीजनल बैलेंस बना जाता है। इट मेंटेन रीजनल
बैलेंस, अच्छा खासा बैलेंस बन जाता है। और ये आगे चल के लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं, दे सपोर्ट दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। और एक पॉइंट मैं चाहूंगी आप लोग जरूर लिखें, रिड्यूस इन द डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि क्या होता है ना, रूरल पॉपुलेशन मैक्सिमम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है, तो इट क्रिएट्स अ बर्डन ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव a small scale industry so that it provides a more arranged distribution of occupation, right? So this you have to explain, या आप चाहें तो शुरुआत में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप डेफिनेशन में? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड providing these services to customer are executed on small or micro level. In a country like India, these industries play an important role, giving the good employment status, developing the rural areas, and removing the regional imbalances. Right? तो आप ऐसे करके एक्सप्लेन करो। आई होप आई एम एबल टू मेक श्योर कि हर बच्चे को यहाँ पर समझ में आ रहा हो। और मैं इंग्लिश वर्ड्स यहाँ पे यूज करूंगी बिकॉज ये इंग्लिश मीडियम की ही सीरीज है, तो इंग्लिश तो देखो मुझको यूज करनी ही पड़ेगी। पूरा एक्सप्लेन करते हुए इंग्लिश तो पूरी इस्तेमाल रहेगी। ठीक है, जब इसका हिंदी वर्जन आएगा तो हर चीज हिंदी में बताऊंगी। तो 125 तो हो ही गई इसमें वर्ड्स, है ना, क्योंकि 125 वर्ड पूछ रहा है, हो गए इतने में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 125 से ज्यादा ही ना हुए हो, बट आपका मैं वे समझाना चाहती हूँ कि दिस इज द कंप्लीट वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर। इंट्रोडक्शन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देन उसके साथ में आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या, कहाँ पे कहाँ बनी हुई है, उनके नाम सारे, और उसके बाद उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले करते हैं, सारी चीजें लिखिए। मतलब दिस इज द आइडियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी सारी बातों को? ठीक है, सब लोग कोशिश करो लिखने की साथ साथ। ठीक है, जब तक आप मेंस के आंसर की राइटिंग नहीं करोगे, वीडियो सुन के आपने समझ लिया, पर जब तक आप खुद से, अब आपने देखो मेरे साथ 15 क्वेश्चन कर लिए, करीब 15-16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग ना वीडियो को पॉज करो, मत सुनो आगे। अब जाके सभी लोग इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कुछ मत करो अभी, और सब इन क्वेश्चंस को लिखो बैठ के। जैसे टूरिज्म वाला क्वेश्चन है, मिनरल्स वाला, वो तो बिल्कुल स्टैटिक है, वो तो चेंज होने नहीं वाला कभी। तो इन क्वेश्चंस को आप जाके लिखो। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इनको लिखो जाके। ठीक है ना, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना।